जा रहे हैं शुंग वंश की, शुंग और कर्ण वंश की। तो शुंग वंश के जो संस्थापक थे वो थे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली। इन्होंने कैसे नींव डाली? जो पुष्यमित्र शुंग थे वो बृहद्रथ जो अंतिम मौर्य शासक थे उनके सेनापति रहते हैं। पुष्यमित्र शुंग उनके सेनापति रहते हैं, लेकिन धोखे से अपने मालिक को, अपने राजा को ये मारकर पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश की स्थापना कर देते हैं 185 ईसा पूर्व में। उसके बाद शुंग वंश की स्थापना के बाद इनके जो एक पुत्र रहते हैं जिनका नाम रहता है अग्निमित्र। अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग के पुत्र रहते हैं। और ये जो अग्निमित्र रहते हैं ये विदिशा के उपराजा रहते हैं। विदिशा के उपराजा रहते हैं कौन? पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र। उसके बाद विदर्भ का एक युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या रहता है कि पुष्यमित्र शुंग, ये विदर्भ के राजा कौन रहते हैं? वहाँ के राजा रहते हैं यज्ञसेन। यज्ञसेन जो रहता है वो बृहद्रथ का जो सचिव था उसका साला, ये बृहद्रथ के सचिव के साले रहते हैं यज्ञसेन। ठीक है। अब यज्ञसेन प्रतिद्वंदी हो जाते हैं किसके? पुष्यमित्र शुंग के भी और उसके पुत्र के। साथ ही साथ यज्ञसेन का एक चचेरा भाई था जिसका नाम था माधवसेन। माधवसेन यज्ञसेन, इसका चचेरा भाई था माधवसेन। तो ये भी इसका शत्रु रहता है, यानी यज्ञसेन के जो शत्रु रहते हैं वो सब रहते हैं पुष्यमित्र शुंग, उसका बेटा और ये माधवसेन, जबकि उसका चचेरा भाई रहता है फिर भी उसका ये शत्रु रहता है। उसके बाद क्या होता है? यज्ञसेन ये शत्रु रहता है। एक बार क्या होता है, माधवसेन जाता है तो रास्ते में यज्ञसेन जो है उसको किडनैप कर लेता है या बंदी बना लेता है। जब बंदी बना लेता है तो क्या होता है कि ये छुड़वाने के लिए इसका जो दोस्त रहता है, माधवसेन का दोस्त कौन रहता है? माधवसेन का दोस्त रहता है अग्निमित्र। पुष्यमित्र शुंग का जो बेटा है अग्निमित्र, वो माधवसेन का दोस्त रहता है। तो अग्निमित्र छुड़वाने के लिए यज्ञसेन को कहता है, लेकिन यज्ञसेन क्या कहते हैं? यज्ञसेन कहते हैं कि मेरी कुछ शर्तें हैं भैया, तभी हम माधवसेन को छोड़ेंगे। तो शर्तें क्या रहती हैं? शर्तें रहती हैं कि अग्निमित्र को कहता है कि जो पाटलिपुत्र के कारागार में बंद हैं, जो सचिव कौन? बृहद्रथ के जो सचिव थे जो बंद हैं उसके बहनोई, उसको छुड़वाने को कहता है। लेकिन फिर पुष्यमित्र शुंग इस वार्तालाप से एकदम क्रोधित होता है और अपने बेटे को वहाँ पर आक्रमण करने भेज देता है। उसका बेटा वहाँ पर अधिकार जमा लेता है विदर्भ पर। जब विदर्भ पर अधिकार जमा लेता है अग्निमित्र तो विदर्भ को दो भागों में बांट देता है। उसके दो भाग जब हो जाते हैं तो एक का शासन उसको माधवसेन को दे देता है और एक का स्वयं। कुल मिलाकर पुष्यमित्र शुंग का विदर्भ पर अधिकार हो जाता है। विदर्भ पर अधिकार होने के बाद पुष्यमित्र का सामना यवनों से भी होता है। यवन आक्रमण उसी समय होते हैं, यानी कि यवन आक्रमण का जो नेता रहता है वो रहता है मिनेंडर। मिनेंडर को पुष्यमित्र शुंग हराता है। तो इस प्रकार वो विदेशियों से भी देश की रक्षा करता है। पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण रहता है और उसका एक पुरोहित रहता है जिसका नाम रहता है पातंजलि, जिसकी रचना है महाभाष्य। ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित रहते हैं जो 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि पुष्यमित्र शुंग अपनी स्थिति जो है हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर देते हैं। साम्राज्य विस्तार करने के बाद क्या करते हैं कि ये बौद्ध धर्म के बहुत बड़े विरोधी रहते हैं पुष्यमित्र शुंग। बौद्ध धर्म के बहुत ही बड़े विरोधी रहते हैं पुष्यमित्र। तो ये क्या करते हैं? 84,000 बौद्ध स्तूपों को ये नष्ट करवा देते हैं और कई बौद्ध अनुयायियों की भी हत्या भी करवा देते हैं। तो ये इतने ज़्यादा बौद्ध धर्म से क्रोधित रहते हैं। तो वो इतना बौद्ध धर्म को, मतलब पूरी तरह से बौद्ध धर्म को ये ख़त्म करना चाहते थे और ब्राह्मण धर्म को एक ऊंचाई पर ले जाना चाहते थे। और ब्राह्मणों का पुनरुत्थान करने वाला भी पुष्यमित्र शुंग को कहा गया है। इन्होंने कुल 36 वर्ष शासन किया। उसके बाद इसके पुत्र ने शासन किया। इसका जो पुत्र रहता है अग्निमित्र वो विदिशा का उपराजा रहता है
और मैं बताना भूल गया आपको, विदिशा जो रहती है ये यहाँ इसकी राजधानी रहती है। पहले पाटलिपुत्र, उसके बाद विदिशा इसकी राजधानी हो जाती है। उसके बाद इसके शासनकाल, ये 9वां जो शासक रहता है शुंग वंश का, जिसका नाम रहता है भागभद्र। भागभद्र जो 9वां शासक रहता है शुंग वंश का, इसी के शासनकाल के 14वें वर्ष जो यवन शासक थे एंटियालकिड्स, इनका राजदूत हेलियोडोरस ये आते हैं इनके दरबार में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से शुंग शासक के काल में यवन शासक का राजदूत आता है, और इसका नाम हेलियोडोरस, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो शुंग वंश था, इसका अंतिम जो शासक था वो रहता है देवभूति। देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक रहता है। उसके बाद देवभूति का जो अमात्य रहता है, अमात्य देवभूति का रहता है वासुदेव। वासुदेव देवभूति की हत्या कर देता है, जान से मार देता है। जब देवभूति की हत्या कर देता है तो वासुदेव एक नए वंश की स्थापना करता है जिसका नाम रहता है कौरव वंश। जब कौरव वंश की स्थापना हो जाती है तो कौरव वंश के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन इन्होंने संभवतः 71 ईसा पूर्व से 31 ईसा पूर्व तक शासन किया। और कौरव भी एक ब्राह्मण वंश के ही थे, ब्राह्मण धर्म के ही थे। और कौरव वंश का जो आखिरी शासक था उसका नाम था सुशर्मा। और सुशर्मा जब आखिरी कौरव शासक था अंतिम, इसकी हत्या सिमुक द्वारा कर दी जाती है। उसके बाद आंध्र सातवाहन वंश शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना